ऐसी प्रजाति बनाएंगे कि वो सुर टाइप की होगी और हमारी बात मानेगी। उसे हम मांस मटन चिकन विकन जो खाना है आपस में खाना है सब खाओ, अमानवीयता करो, जो करना है करो, वो हमारे अकॉर्डिंग चलें बस। और उस इको चैम्बर में अपने 4 खोपड़ीदार मित्र बना लो, उनकी भाषा सुनो और समझो दुनिया में क्या चल रहा है, भगवान क्या है, परमात्मा क्या है, ज्ञान क्या है, गुरु क्या है, हितैषी क्या है, वो सब कुआं में चले गए। अब ऐसे में संत आसाराम जी बापू जो समझाते रहे कि भाई ब्रह्मचर्य का पालन करो, इसीलिए जरूरी है क्योंकि आपकी ब्रह्म नाड़ी पुष्ट होगी और आप ब्रह्म ज्ञान को समझ पाओगे। अरे सब चोर चोर मौसेरे भाई है, बॉर्डरलेस कंट्री होनी है, चाहे भारत का नाम यहाँ गूंजे चाहे अमेरिका में गूंजे, बात बराबर ही है, क्योंकि अमेरिका भारत बनने वाला है और भारत अमेरिका बनने वाला है, क्योंकि यही सपना है। उनके काले चेहरे को समाज के सामने रख कर, समाज को सही आईना दिखाकर, कंधे से कंधा मिलाकर इनकी पॉलिसियों को स्पोच कर खुद अलर्ट होना और अपने हितैषियों को समाज के बीच में जल्द लाना। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं रूपेश, क्रांति युद्ध चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पूरे विश्व की जनसंख्या जिन मुट्ठी भर लोगों के हाथ में जो एजेंडा कंट्रीब्यूटरों के तहत पूरे देश में अलग अलग सत्ताओं के माध्यम से, नेताओं के माध्यम से हर एक प्राणी को, जीव को और इंसान को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने स्तर पर नचाना चाहते हैं, उनके जो परम हितैषी हैं उनसे दूर करके आर्टिफिशियल हितैषियों को खड़ा करके उनको बलि का बकरा बनाते हुए अपने लिए यूज करवाना चाहते हैं, करना चाहते हैं। ऐसी ताकतें कौन है, कैसे वो काम करती हैं? आखिर जैसे कि जो ये पैंडेमिक आई थी, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की जानें गई और जिन्होंने इंजेक्शन लगाए, कैंडी आई तो इंजेक्शन लोगों ने लगाए, तो इंजेक्शन के बाद लोगों को बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट हुआ। किसी को अचानक HIV हो गई, ना HIV से दूर दूर तक जिसको लेना ना देना, फिर भी HIV हो गई। अचानक डायबिटीज़ बढ़ गई, चलते चलते हार्ट के पेशेंट हुए और धम्म से गिर गए। अब जो बीमारियां जिनको थी नहीं, वो अचानक बीमारियां चालू हो जाती हैं, किसी को घुटने की दर्द चालू हो जाते हैं। और इसके पीछे जो साजिश है उसका क्या चरण है, उस पर मैं कई बार विश्लेषण कर चुका हूं, लेकिन आज हम कुछ तथ्यों में विशेष फोकस करेंगे। जो भारत के हितैषी हैं उनको भी जिन लोगों ने जकड़ा, आप देखें कि उनके शरीर के ऊपर कैसे खिलवाड़ किया गया। लेकिन जैसे संत आसाराम जी बापू हैं, जिस तरीके से कैंडी के प्रोटोकॉल के तहत उनके शरीर के साथ खिलवाड़ किया गया, जिसकी खामियाजा जो शरीर पर उनके साथ खिलवाड़ किया गया है वो आज भी उनका शरीर झेल रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारे जो लोग हैं उनको अचानक ख़त्म कर दिया गया, या जो आज ख़त्म होने की कगार में खड़े हुए हैं, या फिर जो आने वाली पैंडेमिक रूप ले रही हैं, क्योंकि विश्व युद्ध मात्र बम और गोलों से नहीं होता है। जिस तरीके से आज योजनाओं के तहत एजेंडा कंट्रीब्यूटरों के माध्यम से जो एलिट्स बैठे हुए हैं उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखी है और उस स्क्रिप्ट के तहत घर घुस के व्यवस्थित तरीके से एग्जैक्शन के रूप में आपको बंदूक गोलों से मारकर परास्त किया जाएगा। और आपको गुलाम कुछ यूं ही नहीं बनाया जाएगा कि बंदूक कान की पट्टी पे रखकर आपको झुका दिया जाए। आपको आपकी मानसिकता का लेवल डाउन करके, आपको पूरी तरह से परिवार से अलग करके वो लोग अपने लिए यूज करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। और उनकी तमाम टेक्नोलॉजी और उनके तमाम स्तर के फार्मूले जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं या जो आपको इस्तेमाल ज़बरदस्ती करवाई जा रही है, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं आप उनके आसानी से गुलाम बन चुके हैं या फिर तेजी से गुलाम बनने की ओर जा रहे हैं। दुर्भाग्य है कि आपके जो हितैषी हैं, जो वास्तव में जो आपको जागृत करते रहे हैं, जो वास्तव में जो मनुष्य जीवन का सही लक्ष्य होता है, इस बात को आप गौर करें, मनुष्य जीवन का जो सही लक्ष्य होता है, यानी भगवान ने आपको धरती में भेजा, फिर चाहे वो मुस्लिम बन गया या ईसाई बन गया या सिख बन गया या हिंदू बना, तो जिन्होंने आपको धरती में भेजा और धरती में भेजने के बाद जो आपका लक्ष्य रहा, लक्ष्य क्या रहा? लक्ष्य पढ़ लिख लेना या शादी कर लेना वहाँ तक सीमित नहीं है। लक्ष्य परमात्मा को पाना या ईश्वर को पाना ये मूल लक्ष्य है। और जो आपके हितैषी हैं उस लक्ष्य की ओर आपको ले जाकर, या फिर जो आसुरी ताकतें हैं जो आपको अपने लिए यूज करना चाहती हैं, ऐसी ताकतों से दूर कर, सचेत कर, जो हितैषी काम कर रहे थे उनसे समाज को दूर करके, समाज को जो लोग तेजी से गुलामी की चादर को ओढ़ाकर अपने हिसाब से समाज को यूज करवा रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्य भरा समय है। अंग्रेज़ों का तानाशाही, अंग्रेज़ों की हुकूमत हमको दिखती थी और जिस कारण से बड़े स्तर पर युद्ध हुआ और आपने देखा कि अंग्रेज़ों को भागना पड़ा। लेकिन ये एक ऐसा मानसिक
वैचारिक माहौल है जिस पर पूरी तरह से आपको खोखला कर दिया गया है। आपकी संस्कृति के जो स्तंभ हैं, मूलभूत आधार केंद्र हैं, उनसे समाज को दूर करके समाज को एक नई चकाचौंध में लाकर खड़ा कर दिया गया है। जिस चकाचौंध में समाज को इंसानियत तो दिखती है, जिस चकाचौंध में समाज को भारी विश्वगुरुपना दिखता है, लेकिन वो भारी विश्वगुरुपना मात्र आर्टिफिशियल होता है, एक सूडो रियलिटी होती है जिसमें वो महसूस तो करता है कि भगवान राम विराजमान हो गए हैं, राम राज अयोध्या में लहरा रहा है, नेताओं के मुख से दूध की शुद्ध देसी घी की नदियां बह रही हैं और दूध तो बाणी बाणी में छलक रहा है, गंगा जल तो उनके चरणों में नित रसपान करवा रही है जनता को। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो क्या हो रहा है, इस टाइप का जो सूडो रियलिटी वाला माहौल जब आपकी आंखों के सामने खड़ा किया जाता है और आपके हितैषियों को आपसे दूर कर दिया जाता है, तो आप समझ लीजिए कि आपका भविष्य बहुत ही गलत लोगों के हाथ में जा चुका है। और उस भविष्य में जिस ओर आपको लेके जाया जा रहा है, वहाँ पर बहुत ही गहरी और अंधी खाई है, जिस अंधी और गहरी खाई में गिरकर मात्र और मात्र आप अपनी भूमिकाओं को, आप अपनी पीढ़ी को और अपने आप को बहुत ही पीछे छोड़ देंगे। इसीलिए इन तमाम चीज़ों में आज विचार करना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार अपने एपिसोडों में हमेशा आपसे बोलता रहा हूं कि ऐसे वक्त में जो आपके रियल हितैषी हैं, रियल हितैषी कौन है? जो निस्वार्थ होते हैं, जिन्होंने आपको परमात्मा के प्रेम से सींचा है, जिन्होंने आपको मनुष्य जीवन का सही लक्ष्य बताया है, जिन्होंने आपको ऐसी आसुरी ताकतों से सचेत किया है, वो आपके हितैषी होते हैं। कि आप वास्तव में अपने हितैषियों की ओर जा रहे हैं, कि आप अपने हितैषियों को समझ पा रहे हैं, या आप अपने हितैषियों के ऊपर हो रहे अत्याचार को यूं ही आंखों से देखकर हाथ पर हाथ रखकर समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि हाँ, आज की रोटी तो हमें मिल गई, आज हमारा परिवार पल गया, हमारे परिवार में रहने वाले सभी बच्चे स्वस्थ हैं, सुखी हैं, आज हैं, लेकिन कल क्या होगा उसकी हमारी कोई जवाबदारी नहीं है। ऐसे बेजवाबदारी पने से जो आप जीवन यापन कर रहे हैं, ये बहुत ही दर्दनाक है और दुर्भाग्य है कि मनुष्य को इस ओर खड़ा कर दिया गया है कि मनुष्य वास्तव में सच्चाई को समझने में बहुत ही दूर जा चुका है। इसीलिए आज का समय बड़ा ही दर्दनाक है और मैं ये विश्लेषण आपके सामने इसीलिए रखता हूँ कि आप जब तक हकीकत नहीं पहचानेंगे, जब तक आप जो आपको हितैषियों से दूर किया गया है उसकी सच्चाई नहीं पहचानेंगे, तब तक आप इन ताकतों के मूल को समझ नहीं सकते, इन ताकतों से बचने का उपाय नहीं खोज सकते और इन ताकतों से अपने परिवार को तो छोड़ो, अपने आप को भी नहीं बचा सकते। इसीलिए इन तमाम बातों में विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी होगा। आपने देखा होगा कि YouTube में बहुत सारे कंटेंट बनते हैं, बहुत सारे लोग आपको नई नई बातें बताते हैं, यानी कि आपको जो रसपान करवाने के लिए या फिर ज्ञान की पिटारी को आपके माथे में, दिल दिमाग में बड़े सरल तरीके से डालने के लिए बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं, लेकिन सच्चाई को एक्सप्लेन करना और सच्चाई को आपकी आंखों के सामने रखना बहुत ही दर्दनाक है। इसीलिए आज मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखूँगा। जो मुट्ठी भर लोग हैं, जो एलीट्स हैं, जो पूरे विश्व को कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, जो आपको खेल दिखाया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि भारत में जिस तरीके से भारत की गरिमा को ऐसा दिखाया गया कि पूरे विश्व में भारत की पताका फहरा रही है, लेकिन इसके पीछे रहस्य क्या है? जो विश्व को चला रहे हैं वो लोग कौन है? एक एक कंपनी, जो एलीट्स की जो कंपनी है, जो रिच फैमिली हैं, जो एजेंडा कंट्रीब्यूटर हैं, उनकी जो कंपनियां हैं, एक एक कंपनी इतना सामर्थ्य रखती है। जैसे कि सोनी का ही उदाहरण हम ले लेते हैं, तो सोनी का जो साल भर का बजट होता है, भारत का साल भर का जो सरकारी बजट होता है उसके बराबर होता है। यानी सोनी की इतनी इनकम होती है और इनकी अगर 3 से 2 साल की अगर इनकम जोड़ दी जाए तो भारत का बजट जो सालाना होता है, मतलब ये भारत को आसानी से 1 साल अपने हिसाब से आसानी से चला सकते हैं। इसीलिए आपको मैंने पहले के एपिसोड में दिखाया था कि हम इलेक्शन तो आंखों के सामने होता हुआ देखते हैं, हम देखते हैं कि हम बूथ में वोट डालने जाते हैं, लेकिन क्या आपका वोट वास्तव में ऐसी सरकारों को चुन के लाता है, या आपके इर्द गिर्द रहने वाले नेताओं को क्या आपका वोट चुन के लाता है जिसे आप चाहते हैं, या फिर कोई और ही लोग माइंड प्रोग्रामिंग कर अपने हिसाब से सरकारों को बनाते हैं? आपने देखा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें क्या लिखा है कि जो एजेंडा कंट्रीब्यूटर हैं अब वो तय करेंगे, जो फाउंडर हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के या बड़े बड़े रिचेस्ट मैन हैं वो आप तय करेंगे कि देश में किसकी सरकार होनी चाहिए और किसकी सरकार नहीं होनी चाहिए। यानी यहाँ तक कि इनकी योजनाएं बन गई हैं। कंट्रोल पॉलिसी के तहत जो आपको बोला जाता है कि लोकशाही चल रही है,
लोकशाही के नाम पर जो आपके साथ बहुत सारे खेल खेलकर आपको चकाचौंध में डालकर कि अब मात्र राम राज्य आ चुका है और इस राम राज्य में मात्र लोकशाही की चलेगी, और ऐसा बोलकर जो आपको बताते हैं कि आपका वोट ही सरकारों को चुन के लाता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। जो बड़े बड़े एलीट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, जैसे कि मुकेश अंबानी आप भारत में देखें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ये फाउंडर मेंबर हैं, पार्टनर है। कैसे जो पैंडेमिक आती हैं या फिर जो रूपरेखाएं बनती हैं वो कौन निर्धारित करता है, कैसे निर्धारित होती हैं, और इसके पीछे भारी फंड किनका होता है? क्या वास्तव में इतनी बड़ी पैंडेमिक जो आई उसको दिशा निर्देश देने के लिए या बहुत सारे लोग थे, या बहुत बड़ा ये आक्रमण था, या बहुत बड़ा ये अटैक था, या फिर युद्ध था, या फिर बैकग्राउंड में मात्र एक दो व्यक्ति ही काम कर रहे थे? आपको हंसी आएगी कि इतना बड़ा खेल मात्र आज बैठे बैठे एक दो लोग ही खेल रहे हैं। तो मैं आपके सामने जो आंकड़े रखता हूँ इसको आप बड़े ही अच्छे तरीके से समझिए, इससे आपको समझ में आएगा कि ये बड़ा खेल कैसे खेला जा रहा है, और आपके हितैषियों को आपकी आंखों से दूर रख के, उनके बताए हुए सिद्धांतों से आपको दूर रख के कैसे आपको मौत की खाई की ओर ढकेला जा रहा है। सबसे पहले रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं जो रिसर्च निकालते हैं कि यानी मुद्दा क्या आना चाहिए, क्या बीमारी आनी चाहिए। बीमारी तो तब आएगी ना जब उस पर रिसर्च की जाएगी। अब रिसर्च कौन करेगा? रिसर्च इंस्टीट्यूट में होगी। अब रिसर्च इंस्टीट्यूट को फंडिंग कहाँ से आ रही है? जैसे चंडीगढ़ एम्स, फिर देखें आप IIT है, उसकी फंडिंग सरल तरीके से समझते हैं कि 28 पार्टनरशिप की गई है। सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन के द्वारा BNGF और NIH पूरे इंडिया में LIC MIC जो कंट्रीज हैं, यानी जो लो इनकम कंट्रीज हैं जैसे अफ्रीका, इंडिया, इनका जितना भी कंट्रोल है, ऐसी जितनी भी कंट्रीज हैं इनमें जो हेल्थ में रिसर्च होती है उसकी 47% फंडिंग सिर्फ और सिर्फ BMGF INH के द्वारा होती है। मतलब इस टाइप से रिसर्च निकल कर आती है कि फंडिंगों से कैसे मैनेज फंडिंग, जहाँ से फंडिंग होती है और ये लोग रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च करते हैं, रिसर्च निकल कर मान लो आ गई, या फिर जो अगली रिसर्च आने वाली है, अब इस रिसर्च को जनता के बीच में कौन पहुँचाएगा? अब वो जनता के बीच में तो WHO पहुँचाएगा। अब WHO को फंडिंग कौन करता है? WHO के जो 20 मोस्ट टॉप फाउंडर हैं उनमें से 11 फाउंडर बिल गेट के हैं। अब लिंक देखिए, गावी किसका है? बिल गेट का है। ITSC किसका है? बिल गेट का है। अब ऐसा WHO बताएगा कि अब बीमारी फैल गई है और इस बीमारी के लिए हमको ये प्रोटोकॉल लगेंगे और इस प्रोटोकॉल के लिए हमको इस टाइप की वैक्सीन लगानी पड़ेगी। तो ये जो अब अप्लाई करने का काम जो अलग अलग जो उनके एजेंडा कॉन्ट्रीब्यूटर हैं वो कैसे करेंगे? तो ये फंडिंग कहाँ से आती है? सपोज भारत में, इस प्रकार भारत की बात की जाए तो अब भारत में कौन बता कि अब बीमारियाँ फैल चुकी हैं, अब उसे कौन एक्शन लेगा? वो जो हमारे देश के इंस्टीट्यूट हैं, हमारे देश के नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब वो डिसीजन कहाँ से लेता है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहा जाता है NTAGI, यानी नेशनल टेक्निकल एडवाइजिंग ग्रुप ऑफ ह्यूमन राइट्स, यह डिसीजन लेता है। और इसकी फंडिंग कहाँ से आती है? ITSU से, और ITSU के द्वारा फंडिंग बिल एंड मिलिंडा ग्रुप से आती है। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये घूम फिर के कैसे ये फंडिंग मात्र इतनी बड़ी फंडिंग एक ही व्यक्ति के द्वारा होती है, वो है बिल गेट। यानी कि वायरस में रिसर्च करना, फिर WHO को मैनेज करना, WHO फिर प्रोटोकॉल बनाएगा, वैक्सीनेशन कहाँ लगनी है, कितनी लगनी है, कैसे लगनी है, उसके क्या प्रोटोकॉल होंगे जो अभी आने वाले समय में भी होंगे, और अभी जो जो कैंडी प्रोग्राम है उसमें जो देखे गए उसकी सारी भूमिका है। अब ऐसा बिल गेट बोलता है कि हमको पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, यानी कि जो 800 करोड़ जनसंख्या हो गई है बहुत ज़्यादा हो गई है। अब इसमें भुखमरी है और ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, ये इनका कोई काम नहीं है, ये लोग हमारे लिए काम आएंगे नहीं, ये फालतू में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, ये धरती के बोझ हैं ये लोग, इसीलिए ऐसे लोगों की जनसंख्या कम कर देनी चाहिए। और जो बीच की बची जनसंख्या होगी, यानी वृद्ध खत्म हो जाएंगे, बच्चे खत्म हो जाएंगे, बच्चे तो ये लोग आर्टिफिशियल जो इनकी टेक्नोलॉजियाँ आ रही हैं, AI टेक्नोलॉजी आ रही है, आप देखें कि लैब बन चुकी हैं, मतलब पुरुष का और स्त्री का मात्र अंश लेकर ये लोग उस लैब में बच्चे को कैसे क्रिएट करते हैं। तो इनको स्त्री और पुरुषों की भी आवश्यकता नहीं है, यानी बच्चों की आवश्यकता नहीं और बुजुर्गों की आवश्यकता नहीं। जो मिडिल जो कैटेगरी के जो लोग होंगे उनमें भी ये लोग हाफ ह्यूमन रखेंगे और हाफ रोबो रखेंगे बॉडी को। तो मतलब इस टाइप का पूरा करके व्यक्ति का दिमाग अपने लिए कैसे यूज करना, उसको अपने हिसाब से कैसे यूज करना, उसको कैसे कंट्रोल करना, और व्यापार के माध्यम से एक धारा में पूरा प्रो कर और विश्व के एलिट्स के रूप में ये समाज के एक अधिपत्य बने रहेंगे। तो ये सपना है इन चंद ताकतों का। अब बिल गेट एक है, ऐसे ही बहुत सारे कुछ लोग हैं, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो फाउंडर है कुलेश स्वैप,
उसको देखते हैं। वो खुद अपनी स्पीच में बोलते हैं कि हमने जो पोतीन हैं, जो बड़े बड़े हमने जो अलग अलग देशों में जो एजेंडा कंट्रीब्यूटर बैठा के रखे हैं, वो हमारे द्वारा प्रशिक्षित हैं। तो खुलेआम बोलते हैं वो लोग कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है? आज से पहले जो गोलमेज समुदाय चलता था, अब गोलमेज समुदाय क्या है? इससे पहले जो फ्रीमेसन वगैरह इल्यूमिनाटी की जो सीक्रेट सोसाइटियाँ चलती थी, उनमें का ही एक रूप है गोलमेज समुदाय, और गोलमेज समुदाय का रूप है बिल्डरवर्ग का एक रूप है ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये क्या है? समय समय पर अपनी रूप बदलते रहते हैं। और लिखिए, आप लिंक देखेंगे तो आप जो फ्रीमेसन का वर्क था और जो इल्यूमिनाटी का उद्देश्य था, वन नेशन वन करेंसी वन रिलीजन, पूरे विश्व को अपने कंट्रोल में रखना, विश्व नियंत्रण केंद्र सरकार होना और कैशलेस कंट्री होना, पूरे विश्व का एक ही राजा होना। तो इस टाइप की जो विचारधारा थी वो पैरेलल इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन, गोलमेज समुदाय, और आप देखें कि जो तत्काल में काम कर रहा है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम काम कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो केंद्र सरकार जो भी चल रही है, इन्होंने अपना जो एजेंडा कंट्रीब्यूटर एक एक व्यक्ति को बैठाया है, दिखाया तो जा रहा है कि भाई लोकशाही चल रही है, जनता की सरकार है, जनता यहाँ वोट डालने जाती है, खट्ट से इनके हिसाब से इनका दिया हुआ नेता उभर कर आ जाता है। लेकिन अब ये तो डंके की चोट पर बोलने लगे हैं कि जो एलिट्स हैं, जो मेंबर हैं, जो मतलब इस देश के जो एलिट्स हैं, वही तय करेंगे कि सरकार में किसको बैठाना है। भले ही लोकशाही की बात करते रहेंगे, लेकिन ये समझ लीजिए कि जनता को आखिर ये लोग तो कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। यह बिजनेस टाइम का आर्टिकल्स है जिसमें मोदी गवर्नमेंट ने खुद टाई अप किया है ITSU से, और उसका कारण मैंने अभी आपको बताया। और ITSU को फंडिंग कहाँ से मिल रही है? ये फंडिंग मिल रही है बिल गेट्स से। तो आप सीधा समझ लीजिए कि भारत के स्वास्थ्य विभाग में, भारत की जो मिनिस्ट्री है जिसमें स्वास्थ्य की बातें की जाती हैं, काढ़ा किसका पिलाना है, कैसे कंट्रोल करना है, प्रोटोकॉल में क्या क्या एलोपैथिक देना है, कितने एलोपैथिक हॉस्पिटल खड़े करने हैं, या फिर कितनी यूनिवर्सिटियों में एलोपैथिक को बढ़ावा देना है, आयुर्वेदिक को कहाँ पर ढक्कन में रखना है, कैसे रखना है, ये सब कुछ कौन फाइनल करता है? ये बिल गेट। इसके मूल में फंड किसका है? बिल गेट का। अब इस बात को आपको अच्छे तरीके से समझना होगा कि जो पूरी दुनिया जब ये फाइनल नहीं कर पा रही थी कि जब कैंडी आई तो ये कहाँ से आई? कहीं बोलते थे कि चाइना के वहाँ से, वुहान से निकली हुई है, वहाँ पर ऐसा ऐसा हो रहा था, चमगादड़ से निकल के पड़ी, और फिर ये देखें कि आप किस तरीके से वहाँ की लहर आई, वहाँ चली गई अमेरिका में। अब अमेरिका गुस्साया पड़ा है कि आप देखें चीन ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। जब ये सब कुछ हो रहा था, जब पूरा विश्व संकट के घेरे में अपने आप को पा रहा था कि नहीं, ये वास्तव में बहुत कोहराम मचा पड़ा है, लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटल में जाते ही लोग दम तोड़ देते हैं। अब जो ट्रीटमेंट अगर जिनका चालू हो गया इसका, तो वो दम तोड़ दे रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है। तब ये दुनिया जब इस कन्फ्यूजन में पड़ी थी, तब ये जो बिल गेट वगैरह हैं, जो खास एलिट्स हैं, वो अपना पैसा ऐसी कंपनियों में लगा रहे थे जो वास्तव में आने वाले समय में वैक्सीन निर्माण करके देने वाली थी। तो इनको सब पता था कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। और जो मैंने आपको एक पहले के एपिसोड में 101 नाम की जो इवेंट्स हुई थी इनकी, उसमें सारी प्लानिंग पहले से ही हो गई थी कि कहाँ पर क्या होगा, कैसे ये वायरस फैलेगा, कैंडी कैसे आएगी, उसकी भूमिका क्या बनेगी, लोगों को कैसे हैरान करना है, जो इंजेक्शन लगाए जाएंगे उसमें कैसे कैसे केमिकल डाले जाएंगे, लोगों का DNA कैसे मैनेज करना है, उनके DNA को कैसे प्रभावित करना है। ऐसे कंटेंट बॉडी में डाल देने हैं कि जो इंटरनेट पॉलिसियाँ ला रहे हैं, जो बॉडी के अंदर लोगों को मोबाइल फिट करवाने हैं, लोगों के अंदर चिपें डालनी हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन हम पहले से जनरेट करके बॉडी में डाल रहे हैं, जिससे कि 40-40 साल तक इनकी बॉडी से ऐसे केमिकल ना निकले जो आगे चलकर वो केमिकल ऐड होकर इलेक्ट्रॉन पैदा करें, और बॉडी में खुद जो चिप लगेगी, जब लोगों को बोला जाएगा कि आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, आप पागलपन के दौरे से ग्रसित हैं, आपको माइग्रेन हो गया है, आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप गलत सोचते रहते हैं, आप तनाव में हैं, आप खुश महसूस ही नहीं करते हैं, आप ये चिप ले लीजिए और इस चिप को लगा लीजिए, आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। आप जब चाहेंगे आप सुख का महसूस करेंगे, जब चाहेंगे आप अच्छी फीलिंग महसूस करेंगे, जब चाहेंगे आप जैसी फीलिंग चाहिए उसमें भी कोई क्वालिटीज़ होंगी, तो वो आप जैसा जैसा बटन दबाएंगे वैसे वैसे सब मैनेज होगा। यानी कि जो चिप लगेगी उसके लिए जो इलेक्ट्रॉन होंगे बॉडी में, कहाँ से टेम्परेचर कैसे जनरेट होगा, वो तमाम योजनाएँ ये पहले से तय हो रही थी। और जो बिल गेट पहले आप देखेंगे, इसके पहले जो सेमिनार रहे उसमें खुद बोलता रहा कि आने वाले समय में इस टाइप का सब कुछ माहौल होगा। और आज जो WHO बोल रहा है कि कुछ ही समय के बाद ऐसी ऐसी पैंडेमिक आने वाली हैं, ऐसे ऐसे वायरस आने वाले हैं कि जो बड़े ही खतरनाक होंगे। मैंने
आज से एक हफ्ता पहले एपिसोड बनाया था कि हम जॉम्बी नाम के वायरस के बारे में सुनते थे। जॉम्बी जॉम्बी जॉम्बी, पहले एक गेम आया जॉम्बी, तो माइंड प्रोग्रामिंग हुई। आप देखें बच्चे लोग कैसे खूंखार युद्ध सीखते हैं जॉम्बी गेम में, कैसे वो एक मनुष्य को एक रोग हो जाता है उसको कैसे मारता है। तो ये जॉम्बी जॉम्बी साइडों में गेम आया। फिर जॉम्बी मूवीज़ बनी, मूवीज़ तो पहले बन गई थी, और अभी स्पष्ट रूप से बताया गया है साइबेरिया के जो बर्फ़ें जमी हुई हैं उसके नीचे जॉम्बी वायरस पाया गया है। अब जो बर्फ़ें पिघलेंगी तो जॉम्बी वायरस समाज में आ जाएगा। तो ये तमाम माइंड प्रोग्रामिंग कौन कर रहा है, कैसे हो रही है ये सब माइंड प्रोग्रामिंग? पहले गेम आता है, मूवीज़ आती है, फिर वही जॉम्बी नाम के वायरस को ये लोग समाज में लाने की बातें कर लेते हैं। तो ये इतना बड़ा खेल आसानी से जो लोग खेल रहे हैं। अभी आप देखें जितने भी एलीट्स हैं, बड़े बड़े जो एलीट्स हैं, वो बंकर बनाकर रखे हुए हैं। सब ने अपने अपने बंकर अपने अपने हिसाब से मैनेज कर लिए हैं। जिन बंकरों में 1 साल 3 साल तक का स्टॉक स्टोर करके रखा हुआ है कि आसानी से वहाँ पर उनकी फैमिली खाएगी, लोग खाएंगे, जो और चंद लोग हैं वो रखेंगे। तो समाज को कहाँ पर ढकेलना चाहते हैं? अब सोचने की बात यह है, मैं तमाम चीज़ें इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि ये सब तय कैसे होती हैं। आप देखें कि जो WHO के जो फाउंडर हैं, वो 11 फाउंडर जो मेंबर्स हैं वो तो मात्र बिल गेट के हैं। जो फंड लग रहा है 57% वो तो बिल गेट का अकेला लग रहा है। बिल गेट इतना अपने आप में पावरफुल है। फिर आप पुलिस स्वैप देखेंगे, आप वैसे वैसे जो बहुत सारे जो रिचेस्ट मैन हैं, फिर आप भारत में ही देख लेते हैं मुकेश अंबानी जी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर मेंबर हैं। आप इनके बच्चे की शादी में आप खर्चा देखें, आप कितना बड़ा खर्चा हुआ है। बड़े बड़े विश्व के एलीट्स आ रहे हैं, पुलिस स्वैप के जो लोग आ रहे हैं। तो व्यक्ति का माइंड और उसके माइंड में क्या चल रहा है और उसके माइंड को अपने अकॉर्डिंग चलाना, ये इन लोगों का एक बहुत बड़ा सपना है जिसको सफल करने के लिए तमाम चीज़ें कर रहे हैं। और भारत देश में जो भारत के स्तंभ है, यानी मानवता का जो मूल आधार है, हमारी भारतीय संस्कृति है, राइट। भारतीय संस्कृति ही मानवता को मानवता में स्थापित करने की ताकत रखती है। और भारतीय संस्कृति में जो सूत्र सिद्धांत हैं उनको सरल तरीके से स्थापित करने के लिए और समझाने के लिए संत का एक रूप होता है। संत होते हैं, संत अध्ययन करते हैं, आत्मा परमात्मा के ज्ञान से वो लिप्त हो जाते हैं और अपने आप में परमात्मा को पा लेते हैं। अपने गुरुओं के माध्यम से वो फिर समाज में जन जागरण का काम करते हैं। उनके माध्यम से समाज में जन जागरण बड़े पैमाने में होता है। लोग सुख का बड़े पैमाने में जो रियल मूल है वो समझते हैं। तो ऐसे संत, आज़ादी के बाद संत आसाराम जी बापू रहे। आप देखें कि आज जो बहुत सारे संत आप देखते होंगे तो इन सबके सीमित दायरे हैं। जो कुछ ऐसे ज्ञानी संत होते हैं वो अपने एकांत में व्यक्तता से रहते हैं। ये भारत का बहुत ही बड़ा भाग्य है कि ऐसे संत जो ज्ञानी हैं वो समाज में आए और उनके माध्यम से समाज की सेवा हुई और उन्होंने समाज को सचेत किया। और जब इन ताकतों को बड़े पैमाने में काम करना था, समाज को धीमे धीमे जब ये लोग गुमराह कर ही रहे थे, उसी बीच में ऐसे संत के सानिध्य से समाज को दूर कर दिया। समाज को पता ही नहीं चला। समाज समझ रहा है कि ये संत ऐसे हैं, वो संत ऐसे हैं। लेकिन आप एक बार भी अगर हृदय में हाथ रख के आप सोचेंगे कि आज़ादी के बाद बड़े पैमाने में किसने काम किया? संत आसाराम जी बापू ने काम किया, जन जागरण का काम किया, अध्यात्म की क्रांति लाए। और आज के समय में बड़े पैमाने में जन जागरण करने वाला कोई आपको दिखता है? कोई बीजेपी का एजेंट हो जाता है, कोई कांग्रेस का एजेंट हो जाता है। अगर एजेंट नहीं भी बने तो दब जाते हैं। खुलेआम अत्याचार हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। समाज को सही पैमाने में सही मार्गदर्शन जो वशिष्ठ जी ने भगवान राम को दिया और राम को तैयार करके रावण से को ठुकवा दिया, क्या ऐसा सामर्थ्य आज भारत के संतों के पास आपको दिखता है? कहीं ना कहीं ये लोग किसी पॉलिसी के तहत दबाव में हैं। आप रविशंकर का चेहरा देख लीजिए, आप जो आप जिनके नाम लेते हैं, रामदेव का चेहरा देख लीजिए आप। आखिर ये किनके दबाव में? जो दबाव में नहीं आ रहे थे या फिर जो बड़े पैमाने में काम कर रहे थे वो थे संत आसाराम जी बापू। अब वो इनको आंखों की किरकिरी बन रहे थे। आज भी देख लेना कि संत आसाराम जी बापू को जेल में रखने के बाद भी उनका एक सबसे बड़ा इवेंट चलता है साल में, वो है मातृ पितृ पूजन दिवस। परिवार व्यवस्था को जोड़ने की सबसे बड़ी जो यहाँ प्रणाली चल रही है, जो प्रेम के चक्कर में युवाओं को गुमराह किया जा रहा है, तो सही मार्गदर्शन संत आसाराम जी बापू ने स्थापित किया। और आप देखिए कि जेल जाने के बाद भी उनका ये प्रकल्प तेज़ी से चल रहा है। तो मतलब संत आसाराम जी बापू आज भी अपना दैवीकार नहीं छोड़ रहे हैं। जिस समाज को ऐसे संत से दूर कर दिया गया, तो भी एक संत अपना दायित्व तो नहीं छोड़ रहा है सेवा करने की। लेकिन समाज को समझ में नहीं आ रहा है कैसे आएगा, क्योंकि उसको ऐसी माइंड प्रोग्रामिंग करवाई गई है। लेकिन दुर्भाग्य है आज का जो समय चल रहा है बहुत ही दर्दनाक है। मैं पहले बता चुका हूँ आपको, अगर आप वास्तव में अपने हितैषियों के लिए नहीं सोचेंगे, नहीं जागेंगे, तो आने वाला समय इतना दर्दनाक होने वाला है। अब ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि मैं काफ़ी जब कवरेजिंग कर रहा था तो मैंने हरिद्वार में भी बहुत जगह जगह देखा। फिर मैंने जो अहमदाबाद के कालूपुर रेलवे स्टेशन है, आप जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे मलबा लादे हुए
4-4 महीने से बिना नहाए हुए गंदी में लिप्त, यानी लैट्रिन करते हैं और हाथ भी साफ नहीं करते हैं, तो मतलब हाथों में भी मोटा मोटा एक मलबा लग गया। ऐसे लोग 4 महीने से वहाँ डले हुए थे, दुनिया मास्क लगा रही थी, वो ऐसे डले हुए थे और आराम से खा रहे थे, पी रहे थे। जहाँ भंडारा चालू होता था वहाँ पहुँच जाते थे मक्खी बनकाते हुए और भंडारा करते थे। मैंने भाई देखा कि ये कैसा आश्चर्य है, यहाँ पर लोगों के हाथ साफ करवाने के पीछे ये लोग पड़े हुए हैं। इस व्यक्ति ने, मेरे को लगता है 6 महीने से नहाया नहीं है और इसे कोविड हो नहीं रहा है, इसे कैंडी पकड़ नहीं रही है, इसको वायरस का कुछ असर ही नहीं हो रहा है, ये आराम से जी रहा है और चौराहे के बीच में डला हंस रहा है। तो आप सोच सकते हैं ना किस तरीके से कैसे लोगों को उल्लू बनाया गया। अब इसके पीछे जिनको ज़्यादा खुजली मची थी, जो हॉस्पिटलों में गए, उन्होंने धर मारा लोगों को, क्योंकि हॉस्पिटल में सब्सिडियाँ मिल रही थी। आयुष्मान कार्ड बना है जिसमें बहुत सारी सब्सिडी देने की बात चल रही है। तो आपको क्या लगता है कि जो सब्सिडी कौन लेगा? सब्सिडी हॉस्पिटल लेंगे। आप भर्ती होंगे, टांग थोड़ी टूटी होगी तो और तोड़कर उसका बिल बनाकर वो लोग, पैसा किससे लेना है? सरकार से लेना है और सरकार आराम से देगी। और सरकार को पैसा कौन दे रहा है? ये बिल गेट्स जैसे लोग दे रहे हैं जो मूल में बैठे हुए हैं हेल्थ में। इनको पता है कि तुम भाई ठोक के व्यापार करो ना मनुष्य जाति के ऊपर। उनकी टांग थोड़ी टूटी हो तो पूरी तोड़ डालो। उनको अगर सर्दी जुकाम हो तो बोलो कि तुमको कैंसर हो गया है। अगर वो कैंसर का एक लक्षण दिख रहा हो तो बोल डालो कि तुमको कल अगर तुम ऑपरेशन नहीं करवाओगे तो परसों मर जाओगे। इतनी महंगी महंगी दवाएं खाओ, ये वैक्सीन लो, ऐसा करो। क्योंकि उनको पता है कि जो मूल में वैक्सीन के और मूल में जो एलोपैथिक मेडिसिन के जो इनकम हो रही है, जो पूरा बजट है, वो कितने लोगों के हाथ में, और वो घूम फिर के पूरा बजट किस एलिट्स, मतलब 1-2 लोगों के हाथ में आ रहा है। तो जब सारा खेल 1-2 लोगों से ऑपरेट ही हो रहा है तो भारी फंड जो स्वास्थ्य को लेकर या स्वास्थ्य का लॉलीपॉप दिखाते हुए आयुष्मान कार्ड को लेकर जो मानव को दिया जा रहा है और प्यार से उन्हें आमंत्रण किया जा रहा है कि आप हॉस्पिटल में जाओ, लेट जाओ, भर्ती हो जाओ और हम तुम्हारा ट्रीटमेंट सब कर डालेंगे। तो इसके पीछे भी तो एक चालाकी है। आप देखें, इनको वास्तव में जो भारतीय संस्कृति की जो रियल धारा है वो है आयुर्वेदिक। खेती में इतना केमिकल डाल दिया है, जो जितनी भी केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं जो फसलों में केमिकल टॉप लेवल में डाल रही हैं, उसमें आप देखेंगे कि 50% केमिकल्स के जो रियल फाउंडर हैं, जो रियल इनकी जो कंपनी है, वो सब बिल गेट्स की कंपनियां हैं। मतलब बिल गेट्स कहाँ तक घुसा हुआ है। खेती को जहरीला करना, खेती को जहरीला करके आपके स्वास्थ्य के बारे में शुभचिंतक बन जाना, फिर बोल देना कि प्रकृति को हम कार्बन रहित कर देंगे। भाई कार्बन रहित करोगे तो पेड़ पौधे वैसे ही मर जाएंगे, उनका भी तो भोजन है कार्बन। अब यहाँ तक आ गए ये लोग कि भाई जो आप लैट्रिन करते हैं उसमें मैथेन गैस उत्पन्न होती है, वो जो ओजोन परत है उसको प्रॉब्लम कर रही है। भाई कमाल है, अब लोगों की लैट्रिन में भी इनको प्रॉब्लम है। फिर बोलते हैं कि तुम खामोखाम रोटी खा रहे हो, मैथेन गैस ज़्यादा उत्पन्न कर रहे हो, तुम कीड़े मकोड़े खाओ, उसमें क्या होगा, मैथेन गैस कम होगी। अब तो देखें कि अमेजोन का जो मालिक है वो सबको बोल रहा है कि भाई ऐड करके दिखा रहा है कि हम कॉकरोच खा रहे हैं और बढ़िया से मैथेन गैस उत्पन्न नहीं हो रही है, हमको प्रोटीन भी अच्छा मिल रहा है वगैरह वगैरह। मतलब तुम्हारे जो बाप दादा बोला करते थे क्या कर रहा है, रोटी खा रहा है, कीड़ा खा रहा है, तो ये लोग बोल रहे हैं कि बेटा रोटी मत खाओ, तुम कीड़े ही खाओ। तो मनुष्य जन्म को अच्छा खासा पढ़ा लिखा कर इन्होंने जो पढ़ाई दी, पढ़ा लिखा दिया, एक तो जॉम्बी बना दिया कुछ लोगों को। अब जो समझदार लोग हैं उनको ये अलग से लॉलीपॉप दे रहे हैं कि बेटा कीड़े खाओ। अभी जो प्रोटीन के बड़े बड़े घोल आ रहे हैं वो कीड़ों के ही आ रहे हैं और ऐसा दिखाया जा रहा है कि नहीं हम तो मैनेज कर रहे हैं, ये मैथेन गैस कम कर रहे हैं, हम पर्यावरण सुरक्षा का काम कर रहे हैं, हम जो 17 सस्टेनेबल गोल हैं उसके लिए हम काम कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री यहाँ पे हाँ मिला रहे हैं और ठोक के बोल रहे हैं कि जो 17 सस्टेनेबल गोल हैं जो G20 के जो सब निर्धारित किए गए हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो प्लेटफॉर्म के नीचे, कि हम पूरे विश्व को एक वसुधैव कुटुंबकम में जोड़कर जो 17 सस्टेनेबल गोल हैं उसके आधार पर हम प्रकृति को सुयोग्य लोगों को जीने के लायक बनाएंगे। यानी इनके लिए बच्चे बेकार हैं, बुजुर्ग बेकार हैं और जो मिडिल क्लास का व्यक्ति है वो बेकार है, यानी कीड़े मकोड़े हैं, धरती के बोझ हैं ये लोग। इनके अकॉर्डिंग क्या अच्छा है, जो जवान कैटेगरी के लोग हैं, जो हाफ ह्यूमन हैं और हाफ आप देखें कि जो मशीन में तब्दील हो चुके हैं, वो इनके लिए काम के हैं और इनका दिल और दिमाग उन्हीं लोगों के लिए धड़के जैसा ये दिखाना चाहते हैं। कोई इनके लिए आंदोलन नहीं करे, कोई इनके लिए बुद्धिमानी ना लगाए, कोई परिवार व्यवस्था की बात ना करे। जिसे परिवार का सुख चाहिए तो अपना चिप ऑन करे, उसको उस समय वो फीलिंग मिल जाएगी, वो संतुष्ट हो जाएगा। यानी आर्टिफिशियल पने में इतना ढकेल देना चाहते हैं ये लोग, इतना दूरियां बना देना चाहते हैं। अब वो दूरियां बनी हैं। आपने जैसे महाभारत के पहले आप सीरियल देखते होंगे, उसमें देवासुर सुर संग्राम चलता होगा, तो सुर के अंदर जो इच्छा होती है कि हम भाई पृथ्वी में राज कर लेंगे, हम देवताओं के ऊपर राज कर लेंगे और हम ऐसी प्रजाति बनाएंगे कि वो सुर टाइप की होगी और हमारी बात मानेगी, उससे हम मांस मटन चिकन विकन जो खाना है आपस में खाना है सब खाओ, अमानवीयता करो, जो करना है करो, वो हमारे अकॉर्डिंग चलें बस। आज के समय में
पैसा सब कुछ है, क्योंकि पैसा भी जनरेट इन्हीं लोगों ने किया है और सिद्धांत भी इन्हीं लोगों ने बनाए हैं। और जो विश्व नियंत्रण केंद्र सरकार बनाने का जो फार्मूला है, यानी जो सरकार बनाने के फार्मूले ही इनके दिए हुए हैं। अब इनकी ही एक योजना है कि भाई हम कंट्रोल पॉलिसी में ऐसे लोगों को खड़ा कर देना चाहते हैं कि बस वो हमारे अकॉर्डिंग ही सोचें, हम उनको जो दें वो सुने, बैठ के एक कमरे में घुस जाएं, हम इनको जो जैसी फीलिंग चाहिए, उनको परिवार से अपनी माँ की फीलिंग चाहिए तो माँ की फीलिंग लें, पत्नी की फीलिंग चाहिए तो पत्नी की फीलिंग लें, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की फीलिंग चाहिए तो वो फीलिंग लें, मत एक कमरे में बैठे रहें। और उनको एक जियो नाम की एक टेक्नोलॉजी पकड़ा दी है, बेटा जीते रहो मरते रहो, जीते रहो मरते रहो मोबाइल के सामने, और उस इको चैम्बर में अपने 4 खोपड़ीदार मित्र बना लो, उनकी भाषा सुनो और समझो दुनिया में क्या चल रहा है, भगवान क्या है, परमात्मा क्या है, ज्ञान क्या है, गुरु क्या है, हितैषी क्या है, वो सब कुआं में चले गए। फिर बाद में ये लोग बोलेंगे कि हम तुम्हारे हितैषी हैं, हम तुमको जॉब दे रहे हैं ना, रुपया दे रहे हैं ना, और तुम हमसे सुख पा रहे हो ना, तुमको रुपया से मतलब है ना, आराम से जियो, लेके कमरे में जियो 4 दीवारों को बंद करके। यानी इस टाइप का जॉम्बी बना दिया गया है लोगों को। अब लोग बेचारे इतने डिस्टर्ब हो गए हैं कि अब रोबों से शादी कर रहे हैं, मतलब शरीर में इतनी कैपेसिटी नहीं बची है कि वो अपने परिवार व्यवस्था को चला सके। हम कुछ समय पहले सुनते थे कि भाई वहाँ पर स्पेन में बच्चे पैदा नहीं हो पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि कैपेसिटी खत्म हो गई है। यहाँ भारत से लोगों को लेके जाया जा रहा है जापान में कि भाई जनरेशन बढ़ाओ। मतलब भारत में भी अब देखें आप, पहले आप जगह जगह दीवारों में लिखा हुआ देखते होंगे कि भी जो ये बीमारियाँ हो गई नपुंसकता वाली, तो ये डॉक्टर इलाज करेगा, वो डॉक्टर इलाज करेगा। अब चारों ओर आप ऐड देखें, यही ऐड चल रहे हैं। और मैं आपको पहले भी इजराइल के बहुत सारे वैज्ञानिकों ने स्पष्ट रूप से बताया कि विश्व की जो 65% जनसंख्या है वो नपुंसक हो गई है। अब लोगों का एक तो दिल और दिमाग खाली हो गया, लोग इतने कमज़ोर हो गए, युवा पीढ़ी खोखला हो गई। उसके बाद जब वो शादी करने की उम्र में आता है तो वो देखता है कि अब मैं क्या बोझा ढोऊंगा, क्या पत्नी को संभालूंगा, या फिर क्या गर्लफ्रेंड से हम संघर्ष करेंगे। वो 4 बातें बोलेगी, संघर्ष होगा, इससे अच्छा रोबो से शादी कर लो। अभी एक नया स्पेन में आप देखें कि दिन दहाड़े कैसे कैसे प्रकल्प चल रहे हैं और युवा खुलेआम रोबों से शादी कर रहे हैं, रोबों से अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे हैं। भारत देश में कैसे माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है। अब देखें कि फिल्म निकली रजनी, उसमें आप देखें कि जो कैसे एक हीरो एक रोबो को बनाकर उससे प्रेम करता है, उससे शादी करने की भी इच्छा कर लेता है, और बाद में डन हो जाती है कि भाई मेरे को शादी इसी से करनी है। अब रोबो से शादी कर रहे हैं, अब ये माइंड प्रोग्रामिंग चल रही है। तो लोगों की बुद्धि का लेवल इतना गिर चुका है, कंट्रोल पॉलिसी के तहत लोगों को इतना कंट्रोल कर चुके हैं व्यापार के तहत कि हितैषी क्या है इनको पता ही नहीं है। अब ऐसे में संत आसाराम जी बापू जो समझाते रहे कि भाई ब्रह्मचर्य का पालन करो, इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी ब्रह्म नाड़ी पुष्ट होगी और आप ब्रह्म ज्ञान को समझ पाओगे। जीवन का जो रियल आधार है वो ब्रह्मचर्य है, उसके लिए सब प्रयास करते रहे। और जो अभी एलिट्स बैठे हुए हैं वो सब ये काम कर रहे हैं, वो ये गुल खिला रहे हैं, और कुछ उनके जो अंधभक्त हैं वो बोल रहे हैं कि ऐसे एलिट्स भारत को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं। कमाल है। एक बार हृदय में हाथ रख के बोलो और अपने परिवार की तरफ आप झांक के देखो कि जिनको आप पाल रहे हो ना, आज जिन आप बच्चों को आपने पढ़ाया है ना, वो बच्चे कहाँ जा रहे हैं और आप कहाँ जा रहे हो, और आपके बच्चों की आने वाली पीढ़ी कहाँ जाएगी। और आप अपना देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये जो भविष्य में भला कर रहे हैं, जो नेता लोग विश्वगुरु बना रहे हैं, देखो भारत का नाम हो गया। अरे सब चोर चोर मौसेरे भाई है, बॉर्डरलेस कंट्री होनी है, चाहे भारत का नाम यहाँ गूंजे चाहे अमेरिका में गूंजे, बात बराबर ही है। क्योंकि अमेरिका भारत बनने वाला है और भारत अमेरिका बनने वाला है, क्योंकि यही सपना है। जो एजेंडा वहाँ से फाइनल होके आते हैं वो भारत में अप्लाई होते हैं। भारत में तो कुछ खुद की योजनाएं निकलती नहीं है कि जो अमेरिका में जाके अप्लाई हों। सारी योजनाएं तो कहीं रूस से आ रही हैं, कहीं चाइना से आ रही हैं, कहीं चाइना से मार्केट आ रहा है, मार्केट में चाइनीज़ घुस रहे हैं या चाइनीज़ योजनाएं घुस रही हैं, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की योजनाएं वहाँ से अमेरिका से निकल के आ रही हैं। भारत में खुद का क्या हो रहा है, आप हृदय में हाथ रख के सोचो ना। तो अगर भारत का नाम अमेरिका में फैल गया या भारत का बड़ा झंडा अमेरिका में फहरा दिया गया, तो ये तो एक व्यापार की पॉलिसी है ना। एक दूसरा व्यापारी एक तीसरे व्यापारी को इसीलिए गले लगता है, इसलिए उसको चरण चंपी या उसकी चाय बिस्किट पूछता है या दिखाता है कि भाई फोटो लगाता है कि भाई हम तो तुम्हारे परम हितैषी हैं और आप तो हमारे बाप दादाओं के समय से बड़े ग्राहक हो। क्यों? क्योंकि उससे रुपया खींचना है, यहाँ व्यापार करना है। भारत एक बहुत बड़ा हब है, यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, और पता है लोगों को कि यहाँ के लोग पैसा गाड़ गाड़ के रखते हैं। यहाँ कितना भी रुपया खींच लिया जाए तो भी सोना चांदी के रूप में गाड़ गाड़ के रखते हैं। तो उनको पता है ये मार्केट है बहुत बड़ा, इसीलिए वो लोग यहाँ आके व्यापार करते हैं और आदमियों को ट्रांस ह्यूमन बनाकर बड़ा पैसा कमाएंगे। आप देखें कि जो एजेंडा कंट्रीब्यूटर बैठाए गए तो सबसे ज़्यादा देश में विदेशी कंपनियों का ही राज हुआ है। आप बिल गेट की देखें आप कि 60% कंपनियों में फंड बिल गेट का घुसा पड़ा है। मुकेश अंबानी, अडानी, जो ये सब लोग
पैसा लेके आ रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से कैसे इनको रुपया मिल रहा है। लोग बेचारे सोचते हैं, हमारे देश के एलिट्स बोलते हैं, एजेंडा कंट्रीब्यूटर, कि ये इतना सारा फंड वर्ल्ड बैंक में दे दिया। लोग सोचते रहते हैं कि इतने करोड़ों, अब कुछ दिखता तो है नहीं। अब वो पैसा लगा दिया रोडों में, वो पैसा लगा दिया मेट्रो सिटियों को ये हब बनाने में। तो आम जनता की पेट का क्या हुआ? आम जनता के पेट पर जो पुरुषार्थ करके जिन्होंने अपने लड़के बच्चों को पढ़ाया था कि चलो भाई ठीक है, तुम जो विश्व नियंत्रण केंद्र सरकार के तहत गांव से उठाकर लोगों को शहर में पटक रहे हो, लोगों ने वो भी स्वीकारा, अपने बच्चों को, अपने पेट को लात मारकर भी पढ़ाया। और आज आप देखें कि उन्हीं के बच्चे पढ़ लिख कर बेरोजगारी की मोहर लगा के घूम रहे हैं। क्यों लगा के घूम रहे हैं? क्योंकि उनके हिसाब से उनकी नौकरियां नहीं मिल रही हैं। पर तलते रहो पकौड़े, फिर बड़ी बड़ी बातें करते रहो, आत्मनिर्भर बनाएंगे। यहाँ किसान बेचारे जो फसल उगाते हैं उसका ही मुनाफा उनको वैश्य नहीं मिल पाता, इस कारण से रोज़ आत्महत्या कर रहे हैं। युवा ऐसी पढ़ाई के बोझे तले दबा दिया गया है कि जो खुद छोटे छोटे आप देखें कि थोड़ा सा तनाव होता है, फटाक से आत्महत्या कर लेते हैं। क्या है इस सब? तो इस टाइप का जो जगत बनाकर जो सपना लोगों को दिखा रहे हैं, क्या ये वास्तव में विश्वगुरु है? वास्तव में विश्वगुरु इस भारत देश की आत्मा है। भारत के विश्वगुरु भारत देश की मूल संपदा है, भारत के संत हैं, हितैषी हैं, जिन्होंने बड़े पैमाने में काम किया। संत आसाराम जी बापू ने, और पिछले 11 साल 6 महीने से उनको जेल में रखा गया है। और समाज आज भी नहीं समझ पा रहा है कि इतना बड़ा धोखा उसके साथ किया जा रहा है। लोग सोच रहे हैं कि समाज से संत आसाराम जी बापू को अलग कर दिया गया। नहीं नहीं नहीं, संत आसाराम जी बापू से समाज को दूर कर दिया गया, जिससे कि वो समाज सही दिशा में ना चल पाए। और आपका जितना हानि हो रही है, आपको जितना नुकसान हो रहा है, जितनी आपकी हानि हो रही है, आप इसका वर्णन समझ नहीं सकते, कर नहीं सकते। इसलिए आवाज़ें उठाना, सच को समझना, सच के लिए प्रयास करना, अपने हितैषियों को, उन पर ऊपर हो रहे अत्याचार के लिए आवाज़ें उठाना। अंधे बहरे जो लोग हैं, एजेंडा कंट्रीब्यूटर जो ये काम कर रहे हैं, उनके काले चेहरे को समाज के सामने रख कर, समाज को सही आईना दिखाकर, कंधे से कंधा मिलाकर, इनकी पॉलिसियों को स्पोच कर खुद अलर्ट होना और अपने हितैषियों को समाज के बीच में जल्द लाना। और जब आपके हितैषी आपके साथ होंगे तो कहीं ना कहीं बड़ी योजनाएं बनेंगी। जब योजनाएं बनेंगी तो सफलता भी हाथ में ही होगी। ये आप समझ लीजिए कि आपके हितैषी ही आपकी मूल संपदा और मूल आधार हैं और बचाव का सबसे बड़ा माध्यम है। यही बात मैं हर एपिसोड में बोलता रहता हूँ। इसी के साथ नए अध्ययन में फिर से मिलेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।